हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया एकदम। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी BSc फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसका यूनिट नंबर सेकंड हमारे पास चल रहा है, जिसका चैप्टर नंबर 1 संरक्षी बल एवं ऊर्जा संरक्षण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। लास्ट के लेक्चर में हमने सिद्ध किया कि यदि कोई भी निकाय है, कोई सिस्टम है, ठीक है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है या नियत रहती है, तो उस पर कार्यरत बल कौन सा होता है? संरक्षी बल होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया। या इसको दूसरी भाषा में मैं बोलूं कि संरक्षी बल क्षेत्र में निकाय की यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है या नियत रहती है। ये हमने सिद्ध कर दिया है। हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिसमें 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे आप मेरे साथ के साथ। तो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें सिद्ध करना है कि संरक्षी बल क्षेत्र में कण की गति सरल रेखीय होती है। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर सॉल्यूशन पर चलेंगे। देखिए, अब ये बोल रहा है कि संरक्षी बल क्षेत्र में कोई पार्टिकल है, वो गतिशील है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि उसकी गति सरल रेखीय गति होती है। यानी अब हमें पता है कि हमने गति सरल रेखीय गति के समीकरण पढ़ रखे हैं, जो कि 3 होते हैं। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां s क्या है? विस्थापन है, हम इसको x भी बोल सकते हैं। और अंतिम है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये है हमारे पास सरल रेखीय गति के समीकरण या गति के समीकरण 3 है। यदि हम इनमें से ये सेकंड वाला, ये दो तो वेग को बता रहे हैं, और सेकंड वाला यदि हम प्रूफ कर देते हैं, तो हमारा जो कण है उसकी गति कैसी हो जाएगी? सरल रेखीय गति हो जाएगी। यानी अब आपको अपना एम पता चल चुका है कि हमें ये प्रूफ करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तब हम सिद्ध कर देंगे कि संरक्षी बल क्षेत्र में कण की गति सरल रेखीय होती है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रूफ क्या करना है जो भी मैंने बता दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब जो हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, वहीं कॉन्सेप्ट लगाएंगे। शुरू करते हैं हम। सॉल्यूशन देखिए इसका। हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट मैं उठा रहा हूं। हम जानते हैं कि संरक्षी बल क्षेत्र में, संरक्षी बल क्षेत्र में कण की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है या संरक्षित रहती है। लास्ट के क्वेश्चन में ही हमने क्या किया? इसको प्रूफ किया है, कोई नई चीज नहीं है। कण की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। लास्ट क्वेश्चन से ही लिया है, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं? k प्लस का u इज इक्वल टू क्या होता है? E, जो कि क्या होता है? नियत होता है। किसके अंडर? संरक्षी बल क्षेत्र के अंतर्गत कण की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। लास्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने यहां से लिया है। अब देखिए आगे चलते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है, दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। माना m द्रव्यमान का कोई कण, माना m द्रव्यमान का कोई कण है जो v वेग से, जो v वेग से प्लस x दिशा की ओर, जो v वेग से प्लस x दिशा की ओर गतिशील है। देखिए हम इसको दूसरी तरीके से लिखे कि जो v वेग से, जो v वेग से गतिशील है, कोई m द्रव्यमान का कण है जो v वेग से गतिशील है। अब t समय पर उसने कुछ विस्थापन तय किया होगा। t समय पर वह x विस्थापन तय करता है। t समय पर वह x
विस्थापन तय करता है, ये हमने लिखा है। अतः सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, लास्ट क्वेश्चन से लिया था कि यहाँ जो हमारे पास संरक्षित क्षेत्र हैं उनमें कण की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। हमारे पास कोई द्रव्यमान का कण है जो v वेग से गतिशील है, तो t समय पर वह x विस्थापन तो तय करना ही करना है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, k का फॉर्मूला होता है, यहां बताता हूं मैं, 1/2 mv²। बिल्कुल सही है, ठीक है जी। v को हम क्या लिखते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 m, v की जगह यदि मैं dx/dt लग दूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, रख दीजिए। अतः k की जगह मैं रख रहा हूं 1/2 m, v की जगह मैं क्या लिखूंगा, dx/dt का होल स्क्वायर। चलिए, प्लस अब स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन है, तो यहां पर आप मेरे को बताएंगे कि u के साथ r आएगा क्या, r नहीं आएगा। r होता है i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। अब मैंने इस लाइन में बोल दिया है कि प्लस x दिशा में v वेग से गतिशील है, जो कि t समय पर वह x विस्थापन तय करता है। v वेग से यहां पर आप लिख सकते हैं v वेग से प्लस x दिशा में, ठीक है। इस लाइन में मैंने आपको बोल दिया है जो v वेग से प्लस x दिशा में गतिशील है, तो इसकी स्थिति ना वो y में है ना वो z दिशा में है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कौन से अक्ष में आएगी, x अक्ष में। तो हम यहां ux लिखेंगे, बराबर में क्या लिख देंगे हम, e लिख देंगे, बराबर में क्या लिख देंगे, e। देखिए, m द्रव्यमान का कोई कण है जो v वेग से प्लस x दिशा की, उसकी डायरेक्शन मैंने बता दी, तो t समय पर वह x विस्थापन तय करता है। इसकी जगह मैं v की जगह मैं ये लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। u की जगह हम r लिखते थे, लेकिन इसमें मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी बता रखी है x दिशा में, तो स्थितिज ऊर्जा भी x दिशा में ही आएगी। यहां तक आपके समझ में आ गया, आ गया बिल्कुल। तो पहले एक बार यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम यहां से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप पहले यहां तक आपके समझ में भी आ गया है और नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, चलिए अब देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, नोट बाद में करेंगे, आप पहले फोकस करेंगे बोर्ड पर। देखिए, हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लिखा, k प्लस u इज इक्वल टू ई, क्या रहता है, नियत रहता है। फिर हमने लिखा 1/2 m dx/dt का स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा x दिशा की ओर होगी क्योंकि पार्टिकल x दिशा में मूव कर रहा है, इज इक्वल टू ई। अब मैं क्या कर रहा हूं, ux को मैं इधर पक्षानांतरण कर रहा हूं, ux को मैं इधर पक्षानांतरण कर रहा हूं, तो ux माइनस का हो जाएगा पक्षानांतरण करने पर, यहां प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। ये 1/2 m को जब मैं उधर भेजूंगा तो 2 यहां भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, m यहां गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, मतलब कि dx/dt का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, e माइनस का ux, तो ऐसे की ऐसे, 2 कहां है, भाग में, यहां चला जाएगा गुणा में, m कहां है, गुणा में, यदि इधर आएगा तो भाग में, बिल्कुल सही है। अब मैं स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है वो इधर भेजूं तो किस में आ जाएगा, रूट में। ये कोई नई चीजें नहीं है, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, 11th-12th में आपने भर भर के ऐसे सवाल किए होंगे, खूब डेरिवेशन मैथमेटिक्स निकाली होगी खूब। तो ये यहां पर अब मैं फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको पक्षानांतरण भी मैंने बताया। अब ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में आएगा, तो dx/dt क्या होगा, देखिए इसके रूट लगाऊं तो अंडर द रूट 2/m हो जाएगा, रूट पूरे के आएगा ये, और इसका क्या हो जाएगा, e माइनस का ux की पावर 1/2 में लिख सकता हूं। देखिए क्या किया है, ये इधर आया तो इसका पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, 1/2 इसके भी लगेगी, लग गई, और इसके भी लगेगी, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से मैं लिख दिया हूं यहां पर, जब ये स्क्वायर इधर आया तो ये पावर कितनी हो गई इसकी, 1/2 हो गई, ठीक है। अब आपने समाकलन विधि में एक विधि पढ़ी होगी, पृथक्करण की विधि, समाकलन में पढ़ी नहीं है,
तो आपने जो अवकल समीकरण वाली आपकी एक्सरसाइज चलती थी, 9th एक्सरसाइज शायद वही है, उसमें पृथक्करण विधि चलती थी। पृथक्करण का मतलब जो x वाला पद है वो x की तरफ जाएगा और जो t वाला पद है वो t की तरफ जाएगा। यहां पर ये जो पद है ये x का है, इतना इतना, तो ये x वाला पद कहां जाएगा, dx के नीचे। तो dx अपॉन का e माइनस का ux की पावर कर दीजिए आप 1/2 इज इक्वल टू, इसके पास कौन आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब ये कुछ समाकलन सा बन गया, कुछ क्या बन गया, ये समाकलन सा, हमने समाकलन लगा दिया। अब हम इसकी लिमिट देखते हैं। t बराबर 0 पर क्या विस्थापन हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। t बराबर t समय पर उसमें विस्थापन कितना हो गया, मैंने लिखाया था x विस्थापन। भाई t बराबर 0 पर आप कुछ जब समय ही नहीं चला तो ना तो विस्थापन होगा, कुछ नहीं होगा, t समय पर विस्थापन x है। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं √2/m dt, t की 0 से t है इज इक्वल टू समाकलन, यहां हो जाएगा 0 से x dx अपॉन का e माइनस का ux की पावर 1/2। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया है? दोबारा देखिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहा हूं इंपोर्टेंट में, तब मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ये को लास्ट लेक्चर में देख लिया था, v की जगह हमने ये लिखा है, x क्यों लिखा, क्योंकि पार्टिकल x दिशा में मूव कर रहा है। इसको इधर लाया और फिर इसका पक्षांतरण किया, स्क्वायर का रूट किया और पृथक्करण विधि लगाई, जो कि आपकी पढ़ रखी है आपने पहले से। फिर से बता दिया, जो x के पद है वो x की तरफ, t के है वो t की तरफ। अब मैं यहां से एक स्टेप कर रहा हूं, याद रखेंगे बिल्कुल। हम जानते हैं लास्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमने सिद्ध किया था कि संरक्षी बल का जो मान है स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के मान के बराबर है। अब डेल का मान है मेरे पास, दोबारा से बढ़िया तरीके से समझाता हूं मैं, i कैप डेल अपॉन डेल x, j कैप डेल अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z। अब पार्टिकल x दिशा में मूव कर रहा है तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब x दिशा में भी बता दिया तो i कैप भी हट जाएगा, तो मेरे पास f का मान आ जाएगा माइनस का डेल अपॉन डेल x और u है ही, यानी माइनस का डेल u अपॉन डेल x। लेकिन जब डेल कब लगता है, जब एक या एक से अधिक चर हो। यहां डेल क्यों लग रहा था, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा फलन थी x y z का। यहां स्थितिज ऊर्जा केवल किसका फलन है, x का, चरों की संख्या 1, तो डेल किस में परिवर्तित हो जाएगा, d में। ये मैंने जब ये पहली बार क्वेश्चन किया था f इज टू माइनस का डेल, उसमें बता रखा है कि डेल कब लगता है, जब एक से या एक से अधिक चर हो। यहां स्थितिज ऊर्जा केवल x दिशा में है, चर 1 है, इसलिए डेल की जगह क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का du अपॉन का dx। क्लियर है? तो f इज इक्वल टू माइनस का डेल u माइनस का du अपॉन का dx, वज्र गुणा करूंगा मैं तो du की जगह हो जाएगा माइनस का f dx। और जब मैं इसका संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा की बात करता हूं तो आप जानते हैं समाकलन होगा, du का u हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का f, ऐसे कैसे dx का क्या हो जाएगा, x प्लस का c। अब मेरे को c की वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं x इज इक्वल टू 0 पर जब विस्थापन ही 0 है, t बराबर 0 पर विस्थापन 0, विस्थापन 0, तो जो स्थितिज ऊर्जा आएगी x दिशा में वो भी कुछ नहीं आएगी, यानी c का मान क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो u की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास, माइनस का fx। तो अब इस u की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का fx। जो x दिशा में हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है, ये x किसको बता रहा है, x दिशा में जो स्थितिज ऊर्जा है u इज इक्वल टू माइनस का fx। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, f इज इक्वल टू माइनस का डेल u। हम डेल का मान जानते हैं, तो हम ना तो j कैप से कोई मतलब ना k कैप से कोई मतलब, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो x दिशा की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, अब डेल कब आता है, जब चरों की संख्या 1 या 1 से अधिक हो। यहां पर चरों की संख्या केवल 1 है x दिशा की ओर, तो डेल की जगह आ जाएगा d। फिर हमने ये वज्र गुणा किया और इसका समाकलन करके हम ये आ गई। अब u की वैल्यू हम यहां रखेंगे, इसलिए आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कर लिया नोट? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, बिल्कुल आसान तरीके से
समझाया जा रहा है, कोई नई चीज नहीं है हमारे पास। u का मान क्या आया है, माइनस का fx। u का मान क्या आया है, माइनस का fx। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब अंडर द रूट यहां लिख देंगे हम u इज इक्वल टू माइनस का fx। ये पूरी राशि क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकाल लीजिए। dt का समाकलन t हो जाएगा। समाकलन आप पढ़ के आए हैं 12th क्लास में, लिमिट रखना भी आपको आता है, इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या करेंगे, समाकलन 0 से x dx e माइनस माइनस क्या हो जाएगा, u की जगह जब मैं माइनस का fx रखूंगा, माइनस माइनस प्लस e प्लस का fx की पावर 1/2। ठीक है, अब मैं इसको हल करके बताता हूं एक बार साइड में, ताकि हम यहां से डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए, समाकलन है मेरे पास dx e प्लस का fx की पावर 1/2। ये आता है, आपको समाकलन पढ़ के आए हैं। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो e प्लस का fx की पावर माइनस का 1/2 dx हो गया। अब हम सूत्र जानते हैं, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन का n+1। माइनस का 1/2 प्लस 1 होगा तो प्लस का 1/2 आएगा, यानी इसका समाकलन होगा e प्लस fx की पावर 1/2। नीचे भी माइनस का 1/2 प्लस 1 होगा तो 1/2 होगा। लेकिन यहां अलग क्या होगा, x का गुणांक क्या है, हम समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, और हमने 12th क्लास में समाकलन में पढ़ा है कि x का जो भी गुणांक होगा वो उसके भाग में आ जाएगा, यानी बटे में चला जाएगा। तो इसका गुणांक क्या है, f आ गया नीचे, यानी इसका समाकलन क्या हो गया, e प्लस का fx की पावर 1/2 f/2। ये हो गया इसका समाकलन। क्लियर है, दोबारा देख लीजिए, ये था कहां पर, नीचे, मैं इसको ऊपर ले गया माइनस का। समाकलन का फॉर्मूला सबको आता है, समाकलन के फॉर्मूले से इसको हल कर दिया है। चूंकि x के साथ इसका गुणांक भी है तो वो भी भाग में आ जाएगा। समाकलन विधि पूरी पढ़ रखी है आपने 12th क्लास में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो अंडर द रूट 2 अपॉन का m, ये लिमिट रखिए। हमारे पास लिमिट कुछ इस प्रकार से है, t और 0, t माइनस का 0 क्या है, t है। इसकी जगह मैंने एक बार t रखा फिर 0 रखा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखिए, इसको मैंने हल किया तो ये आया मेरे पास। अब देखिए, जब f/2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और f वैसे की ऐसे, यानी 2/f को मैं बाहर निकाल लेता हूं, और e प्लस का fx की पावर कितनी है, 1/2 है। fx की पावर कितनी है, 1/2, और इनकी जो लिमिट है वो कितनी है, x और 0। समझ में आ गया क्या। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैंने ये समाकलन आपको अलग से बताया, इसका मान ये आया, बिल्कुल आसान है, आप करके आए हैं 12th क्लास में। ठीक है, अब इसकी जो लिमिट है वो रखनी है। पहले मैं यहां x रखता हूं, देखिए क्या होता है। ये तो हल हो चुका है, अंडर द रूट 2 अपॉन का mt इज इक्वल टू, जब मैं इस x की जगह क्या रखता हूं, x, क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, तो जहां जहां x है वहां लिमिट रख दीजिए। तो यहां x है तो मैं यहां x रखूंगा, तो मेरे पास आएगा 2 अपॉन का f e प्लस का fx की पावर 1/2। ठीक है जी। जब मैं 0 रखूंगा, माइनस लगा दीजिए, अब जब मैं 0 रखूंगा तो ये वाली टर्म तो पूरी ही 0 हो जाएगी, यानी e प्लस का 0 की पावर 1/2 होगी या नहीं, बोलिए, हो जाएगी, क्योंकि ये 0, यानी ये, इसको क्या लिख देंगे हम, और 2/f जब गुणा होगा तो 2 का f, और हमारे पास e की पावर 1/2 ही बच जाएगा। ये हो गया है आपका हल। दोबारा देखिए, यहां तक क्लियर है, इसका मैंने सॉल्यूशन अलग बताया, ये लिख दिया, इसका ये है। अब हम जा रहे हैं लिमिट रखने। लिमिट आपको रखना आती है, x के सापेक्ष समाकलन है, जहां जहां x है लिमिट रख दी, यहां x है ऐसे की ऐसे इसको रख दिया। 2 का जो f है ये इससे गुणा है, याद रखेंगे 2/f इससे गुणा है, तो जब मैं x रख रहा था तो 2/f इससे गुणा कर दिया और एज इट इज आ गया। ये लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 2/f इससे गुणा है तो 2/f रख दिया। अब
इसमें जब मैं 0 रखूंगा तो ये वाला पद तो पूरा ही 0, और फिर ई बचा, और ई की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। अब कोई आपके प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें से 2/f कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। ये ऐसे कैसे 2/f क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा e प्लस का fx की पावर 1/2 माइनस का e की पावर 1/2। 2/f को जब मैं इधर लाऊंगा तो देखिए f इधर किधर किस में है, भाग में है, तो ये चला जाएगा गुणा में। 2 किस में है, इधर गुणा में है, इधर लाऊंगा तो भाग में चला जाएगा, और t ऐसे की ऐसे। यहां मेरे पास बच गया e प्लस का fx की पावर 1/2 माइनस का e की पावर 1/2। अब ये जो माइनस का जो चिन्ह है इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं तो प्लस का हो जाएगा, √2/m f/2t प्लस का e की पावर 1/2 इज इक्वल टू e प्लस का fx की पावर 1/2। देखिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ज्यादा है, आपको याद रखना पड़ेगा। हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने संरक्षी बल क्षेत्र का कॉन्सेप्ट लगाया कि नियत रहती है यांत्रिक ऊर्जा। वहां से मैंने एक कण लिया, उसको x दिशा की ओर चलाया, तो उसका t समय पर विस्थापन कितना हो गया, x विस्थापन हो गया। फिर उसके बाद हमने k और u के सूत्र सहित उसकी धीरे धीरे पक्षांतरण करके हम यहां तक पहुंचे समाकलन तक। समाकलन तक पहुंचने के बाद इसका मैंने समाकलन बताया आपको अलग से, लिमिट रखना भी आपको मैंने बता दी, जो कि आप 12th में ही कर चुके हैं ये काम। फिर उसके बाद यहां पर लिमिट रखी, फिर हमने क्या किया 2/f को कॉमन ले लिया, उसको जब मैं इधर लाऊंगा तो पक्षांतरण होकर ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब e की पावर 1/2 को मैं इधर ले आया, तो यहां तक आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसकी जो पावर 1/2 है उसको मैं इधर भेजूंगा तो किस में आ जाएगा, ये स्क्वायर में आ जाएगा। अभी अभी जस्ट हमने स्क्वायर को इधर भेजा था तो वो रूट में गया था, और अब रूट को जब मैं इधर भेजूंगा तो वो किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं रूट को इधर भेज रहा हूं तो इधर तो क्या बच जाएगा, e प्लस का fx एज इट इज हो जाएगा, रूट हट जाएगा इसके ऊपर से, इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2/m f/2 t प्लस का e की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। अब ये क्या बन गया हमारे पास, a प्लस b का होल स्क्वायर। सर्व समीकरण लगा दीजिए, e प्लस का fx एज इट इज है, ये a है पूरा, ये b है, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट का करूंगा सबसे पहले, तो रूट का तो ऐसे कि ऐसे रूट हट जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा। इनका करूंगा तो f का तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और t का स्क्वायर t स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर, रूट हट जाएगा, प्लस 2a, a कितना है ऐसे कैसे उतार दीजिए, a आ गया, इंटू b कितना है, e की पावर 1/2। देखिए कुछ भी नहीं किया है, जैसे ही इसका स्क्वायर रूट इधर आया तो स्क्वायर में आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से जो कट रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस ई से ये ई कैंसिल, तो बचा क्या, fx इज इक्वल टू f स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन का 2m प्लस का ये ई कैंसिल, ये इधर क्या बच गया, √2/m ft e की पावर 1/2। ठीक है, अब यहां से हमारा लास्ट स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं हम। सिद्ध क्या करना था हमें, गति का द्वितीय समीकरण, x इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। तो यहां x तो आ चुका है, लेकिन उसके साथ f है, लेकिन उसके साथ क्या है, f है, कोई दिक्कत नहीं है। f का क्या दे देंगे हम, दोनों तरफ भाग दे देंगे, f का दोनों तरफ भाग देने पर, f का दोनों तरफ भाग देने पर
तो देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, पढ़ी हुई आपकी, समाकलन आपका पढ़ा हुआ है, पक्षांतरण करना आपको आता है, सर्वसमीका को खोलना आपको आता है, सब कुछ आता है, बस आपको करनी है, तो मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में। अब देखिए f का जब मैं भाग दूंगा तो इसके नीचे f गया तो f से f कैंसिल हो जाएगा, यहां x आ जाएगा। इसमें जब मैं f का भाग दूंगा इस वाले पद में तो f स्क्वायर से f कैंसिल हो जाएगा, एक f ही बचेगा, f t स्क्वायर बाई 2m प्लस, इसमें जब मैं f का भाग दूंगा तो f से f कैंसिल और जो बचा है उसको हम लिख देंगे 2/m e की पावर 1/2t। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एफ टी स्क्वायर अपॉन का 2m प्लस, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2e अपॉन का m, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी रूट में है, गुणा में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं t। अब हम जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से f इज इक्वल टू होता है ma, तो यहां से मैं a की वैल्यू निकालूं तो f अपॉन m है, यानी ये जो मेरे पास f अपॉन m है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बोलिए, a लिख सकता हूं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये आ गया, f अपॉन m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं। ठीक है, अब हमारे पास कोई निकाय है, उसकी यांत्रिक ऊर्जा होती है k प्लस यू। मान लीजिए कुछ समय के लिए स्थितिज ऊर्जा 0 है, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है, तो गतिज ऊर्जा हम जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू ई हो जाएगा। यहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकालूं मैं तो ये 2 किस में है, भाग में, इधर जाएगा तो ई के पास गुणा में आएगा, और m गुणा में है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां से v की वैल्यू निकालूंगा तो √2e अपॉन का m, मतलब कि मैं v की जगह तो क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं v, और f अपॉन m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं। तो देखिए हम यहां साइड में लिख लेते हैं, मान क्या क्या रखा है हमने, f अपॉन m की जगह तो a रखा है, f अपॉन m की जगह a रख दीजिए, तो 1/2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, f अपॉन m की जगह a और t स्क्वायर ऐसे कैसे है प्लस, इसकी जगह मैं v लिख दूंगा और t ऐसे कैसे है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vt प्लस का हाफ at स्क्वायर। क्या ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जहां पर हमने ये 2 प्रयोग किए हैं लास्ट में, बिल्कुल ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसी के साथ हमारे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन था वो भी सिद्ध हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, मेरे साथ रिकैप करेंगे। सबसे पहले हमने लगाया कॉन्सेप्ट कि हम जानते हैं कि संरक्षी बल क्षेत्र में यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, यानी E इज इक्वल टू k प्लस का u। ठीक है, फिर हमने एक पार्टिकल लिया जो m द्रव्यमान का था, वो प्लस x दिशा की ओर गतिशील है v वेग से, तो t समय पर x विस्थापन होना है, तो हमारे पास जो यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला था उसको हमने बनाया था dx अपॉन dt के रूप में। वहां से हमने dx अपॉन dt की, कैसे याद रखना है क्वेश्चन को वो बता रहा हूं, वहां से हमें dx अपॉन dt की वैल्यू निकालना है। पहला स्टेप हो गया आपका कंप्लीट। जैसे ही आप dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद सेकंड स्टेप क्या याद रखनी है आपको, पृथक्करण विधि लगानी है। लगा दी पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि लगाने के बाद उसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने से पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, f की, u इज इक्वल टू माइनस का fx आया था वो वैल्यू वापस समाकलन में रखनी है, वहां से समाकलन करना है, लिमिट्स रखनी है, और उसके बाद हमें केवल इक्वेशन करनी है। किसी की सर्वसमीका लगानी है, कभी क्या कभी क्या, मतलब समझ गया। पहला क्या है, लास्ट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके बाद dx अपॉन dt का मान निकालेंगे, फिर पृथक्करण करेंगे। पृथक्करण करने के बाद हमारे पास समाकलन के रूप में आ जाएगा, और वहां से हम u की वैल्यू माइनस fx का मान रखकर केवल समाकलन करेंगे, पक्षांतरण होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, और कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ लास्ट में लगे हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल बड़ा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रिपीट में आ जाएगा और बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें लगा क्या है, समाकलन लगा है, जो कि आप पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। पक्षांतरण बिल्कुल छोटे हैं, रूट को उधर ले जाते हैं तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर को इधर लाते हैं तो रूट होता है। बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, कोई बड़े वाले कॉन्सेप्ट नहीं है। और आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये आसान है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और ये जो वीडियो है आपकी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तक पहुँचाएंगे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।